सो द रीच इज ऑलरेडी बीन देयर। अब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा वृक्ष है, अगर वो झुकना चाहता है कि वो वृक्ष बना रहना चाहता है, फलदार बनना चाहता है, ये कांग्रेस को डिसाइड करनी होगी। लेकिन इसकी असली भूमिका अगर किसी को निभानी पड़ेगी या निभानी चाहिए या उसकी जिम्मेदारी है तो वो कांग्रेस है। सब तो अपना अपना ईगो छोड़ देंगे, कांग्रेस को भी अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, वही सबसे बड़ी है। थोड़ा समझाइए इस बात को, ईगो वो अहम और वहम छोड़ना पड़ेगा। केवल कांग्रेस सब कुछ छोड़ दे और उसकी छाती के ऊपर पैर रख के रीजनल पार्टीज ऊपर चली जाएं, ये संभव नहीं होगा। विपक्ष एकता की खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। यह डिबेट उसी कोशिश में फंसे पेज पर है, जिसे एंजॉय करें और बताएं कि खिचड़ी कितनी कारगर होगी। सर क्लैरिटी देखिए कांग्रेस की क्या है कि जो उनकी जो आइडियोलॉजी है कि उनको भाजपा से लड़ना है, तो पहले तो उनको ये तय कर लेना होगा कि कहाँ कहाँ रीजनल पार्टियां, कहाँ कहाँ हमारी जो स्वॉट एनालिसिस है उसको कर लेना होगा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना होगा। कांग्रेस को एक छवि के अलावा जमीनी स्तर पे अपनी पार्टी को मजबूती के तौर पे कितना वो प्रखर रूप से सामने ला सकती है, उसका चयन करना होगा। चाहे वो राजस्थान में जो चल रहा है उसको देखना होगा, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है उसको भी देखना होगा, और जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश जी हैं, यहाँ पे हम बंगाल में हम हैं, और महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र में, इन सभी को आप समझिए कि कांग्रेस की क्या भूमिका हो सकती है। कांग्रेस का ऐसा तो है नहीं कि उनका 0 वोट बैंक है। मतलब राज्यों में जहां पर बाकी दल मजबूत हैं, कांग्रेस को उन्हें बड़ा भाई मानना होगा, खुलकर सार्वजनिक तौर पर। क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, और आइडियोलॉजी क्लियर करनी होगी। अब देखिए कि मुझे लगता है कि जब सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता जी बनी थी तो कांग्रेस 7 थी, 42 एमएलए आए थे कांग्रेस के। मानव भाई को शायद याद होगा, 7 मंत्री भी थे। लेकिन ममता जी ने वही किया जो बीजेपी अपने घटक दलों के साथ करती। हमारे सीनियर लीडर्स को तोड़ना, एफआईआर करना, डराना, धमकाना। 5 साल तक हमने सब कुछ सहा। क्या ये सच नहीं था? मानव भाई कह रहे हैं हमने बीजेपी को हरा दिया। अरे बीजेपी को कैसे हरा दिया? 3 से 73 एमएलए पहुंच गए वो, और बीजेपी को हरा दिया आपने। और एक एमएलए बाई इलेक्शन में कांग्रेस का जीत गया तो उस पर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। तो भाई कांग्रेस अब भी बड़ा दिल दिखाए, ये मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है कि अगर नीतीश बाबू कोई तहे दिल से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सबको झुकना होगा और सबको अपने अहम को छोड़ना होगा। केवल कांग्रेस सब कुछ छोड़ दे और उसकी छाती के ऊपर पैर रख के रीजनल पार्टीज ऊपर चली जाएं, ये संभव नहीं होगा। जो बड़ा वृक्ष होता है उसे ज्यादा झुकना होता है, जो ज्यादा फलदार होता है उसे ज्यादा झुकना होता है। नहीं, मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर हमसे बड़ी पार्टी टीएमसी है, उसके ज्यादा विधायक हैं, उसकी सरकार है, उसके ज्यादा सांसद हैं, तो वहां उनको ज्यादा झुकना हो, क्यों नहीं झुकना होगा? आप बाकी राज्यों में झुकने को तैयार होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने कहा कि सम्मानजनक तरीके से सभी को एक दूसरे के लिए रूम देना होगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के वक्तव्य सुनिए आप। क्या कांग्रेस समाप्त हो चुकी है? कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, राजीव गांधी जी का भारत रत्न ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए 9 साल तक। और अब वो चाहें कि भाई कांग्रेस ही झुके और कांग्रेस ही हमको सीट दे दे, तो उनको भी पहल करनी होगी। आप कहां सीट देने की स्थिति में हैं? आप दिल्ली में या पंजाब में? दिल्ली में आपका 0 लड्डू है आंकड़ा, और पंजाब में आप 18-19 पर सिमट गए। आप देने की बात कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है पंजाब में आज भी केजरीवाल जी से कई गुना सांसद हैं। केजरीवाल जी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, और दिल्ली के अंदर भी लोकसभा के चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज लगभग बराबर है। जैसे मैंने अभी आलोक जी को सुना, आलोक जी बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं, और उनकी नाराजगी जिस तरीके से टीएमसी से दिखी, आम आदमी से दिखी, वो नाराजगी ये बताती है कि कांग्रेस शायद अभी हकीकत को नहीं समझ पा रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में वो कमजोर है। कमजोर क्या, उत्तर प्रदेश में गौण हो चुकी है। 2.25% वोट बैंक आया 2022 के विधानसभा चुनाव में। आप रायबरेली अमेठी छोड़ रहे थे, वो भी अब छोड़ने को तैयार नहीं। तो यहाँ पर कांग्रेस दरियादिली दिखाएगी या आपको दरियादिली दिखानी होगी? नहीं, हम दरियादिली दिखाएंगे, हम छोड़ सकते हैं 2 सीटें। 2 सीटें और वो तो हमारे नेता तय करेंगे। बिहार फॉर्मूले के अलावा भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त और ऐसे नैरेटिव की पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता जब तक बिहार फॉर्मूला ना हो। बिहार फॉर्मूला माने 18 साल की हमारी दुश्मनी आरजेडी से खत्म, 50 साल का हमारा राजनीतिक विरोध कांग्रेस से खत्म। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल जो कहते थे कि राजसत्ता का जन्म बंदूक की नोक से होता है,
हम लोगों ने तय कर लिया है, सीटें हमारी बट जाएंगी और बीजेपी के एक के खिलाफ एक उम्मीदवार वहाँ खड़ा होगा। जिसकी जितनी इच्छा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की है, जिसकी जितनी इच्छा संविधान को बचाने की है, जितनी जिसकी इच्छा जो बचा हुआ धर्मनिरपेक्षता का ढांचा है उसकी सलामती की है, जिसकी पब्लिक सेक्टर की है, जातिगत जनगणना की है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की है, किसानों की एमएसपी की है, वो दल अपने छोटे मोटे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करेंगे। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और इसीलिए केसी त्यागी का अच्छा स्टूडेंट होने के नाते मैं तो आज खुले मन से, खुले दिल से उनको केवल शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सारे प्रयास करिए। हाँ, केवल 2-3 बातें एक शुभ चिंतक होने के नाते, हालांकि मेरा केसी त्यागी जी जैसा व्यापक अनुभव नहीं है, तो मैं केवल 2-3 बातें कहूँगा। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, गहलोत और पायलट को नहीं जोड़ पा रहे हैं, डीके और सिद्धरमैया नहीं जोड़ पा रहे हैं, बाघेल और देव सिंह को नहीं जोड़ पा रहे हैं, पटोले और थोरात को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो पूरे देश में सारी पार्टियों को जोड़ेंगे और अहंकारी तरीके से टीएमसी को कभी भ्रष्ट कहेंगे, कभी बिका हुआ कहेंगे, कभी बीजेपी की बी टीम। अधीर रंजन चौधरी का 3-4 दिन पुराना बयान है, ज़्यादा पुराना बयान नहीं है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी से बचने के लिए टीएमसी ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली। तो अगर जो पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे ऐसे ताने मारेंगे टीएमसी को, तो निश्चित रूप से टीएमसी बुरा मानेगी। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने राज्य में प्रासंगिक ही नहीं रहे, मतलब कि उनको हमेशा राजदूत बन के जाना है, चाणक्य बन के जाना है, परंतु बनना है चंद्रगुप्त मौर्य, और ऐसे बनना है चंद्रगुप्त मौर्य कि अपने प्रदेश में तो खुद नंबर 3 पे आ गए। अब जो खुद अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक होना चाह रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि चलिए, आपको शुभकामनाएं उस प्रयास के लिए। परंतु हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी संदीप जी, ये सारे लोग कहते हैं हमारे पास मुद्दे बहुत है, मुद्दे बहुत है, पर एक हफ्ते से मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। मोदी को जीरो करना है, बीजेपी को जीरो करना है, केवल ये नकारात्मकता का ही भाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर मुद्दों पर बोलना होता तो हो सकता है कि वो लोग बोलते हैं कि भाई केजरीवाल को तो अजय माकन ने अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट करके भ्रष्ट कहा है। अभी जेडीयू के हमारे वरिष्ठ नेता ने कितना तारीफ किया खड़गे जी का कि खड़गे जी कितने मैच्योर है, कितनी मैच्योरिटी से उन्होंने केजरीवाल जी के विषय में बोला। पर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो इतना ईमानदार हूं, आप तो जानते ही हैं। देखिए, अजय माकन का 3 दिन पहले का ट्वीट है कि केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है, काहे इसको सपोर्ट कर रहे हो। तो अब बताइए कि ये कैसा गठबंधन हुआ। वहां पे दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस को गरिया रहे हैं, फिर बचा कुचा जो भी है वो तो एक दूसरे के खिलाफ। शरद पवार जी देखो क्या बोल रहे हैं कि एमवीए होगा, गारंटी नहीं है। अब मैं इसीलिए कहता हूं, वो एक जुमला है, एक मुहावरा है कि हम सबको मालूम है इस एकता की हकीकत क्या है, परंतु ये ख्याल अपने दिल को खुश रखने के लिए गालिब और केसी त्यागी जी अच्छा है शानी का। संदीप जी, देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोग ये पुराने धारावाहिक को नहीं देख सकते। आज नया ओटीटी आ चुका है। ओटीटी नया क्या है कि जनता स्टेबल मैंडेट और बहुमत वाला मैंडेट देती है मिशन और विजन को। पर कुछ लोग बोले मेरे पास मिशन भी नहीं है स्टेट के लिए या कंट्री के लिए, विजन भी नहीं है, केवल मेरा एम्बिशन फॉर पोजीशन, ऑब्सेशन विद मोदी, पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टिकरण एंड डिवीजन और करप्शन एंड कमीशन बचाने का एजेंडा है, और एक हो जाए तो मुझे लगता है जितना इस झगड़ा डिबेट में हमने देखा है, और बीजेपी ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, किनके बीच में झगड़ा हुआ वो केसी जी ने बताया। ऐसा झगड़ा सत्ता में आने के बाद होना शुरू हो तो वो सरकार कैसी चलेगी। मैं तो एक ही सवाल पूछता हूं, एक बार पूछ लीजिए कि उद्धव सेना 370 हटाने के पक्ष में, कांग्रेस उसको वापस लाने के पक्ष में। दिग्विजय सिंह का अधिकृत बयान, जेडीयू ने यू टर्न करके हमें समर्थन किया था 370 पे। ये फंडामेंटल इशू है। चलिए, दूसरा फंडामेंटल इशू आप पकड़ लीजिए, राम मंदिर के विषय पे जो फंडामेंटल इशू है, उसमें उद्धव सेना कहती है हमने बाबरी को लात मार के 17 मिनट में ध्वस्त किया। कांग्रेस का हलफनामा सरकार की ओर से गया था उस समय पर कि हम बाबरी को फिर से बनाना चाहते हैं, और कुछ पार्टी इस पे एग्नोस्टिक है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी वास्तविकता के जो असली देश के सामने मुद्दे हैं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, उस पे उनका क्या स्टैंड है वो कॉमन स्टैंड। चलिए बाकी छोड़ दीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, शरद पवार कहते हैं टारगेटिंग है, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा, शरद पवार ने कहा टारगेटिंग है। टीएमसी ने जेपीसी को लेकर कहा नो जेपीसी, ऑपोजिशन स्टेट शुड डू प्रोब इनटू देयर ओन प्रोजेक्ट्स ऑफ अडानी। अभी तक किसी ने किया है? तो मुझे बताइए ना कि कहां ये एक पटल पर है, एक पटल पर कहां है, और क्या ये जिम्मेदारी, और जो तमाम विपक्षी खेमे के नेता अभी बोले हैं आलोक शर्मा, वो जिम्मेदारी कांग्रेस की है और कांग्रेस क्या उसे निभा पा रही है? सवाल यहां उठ रहा है। देखिए संदीप भाई, तलखी नहीं है, वास्तविकता है। जो चीजें मैंने कही वो फैक्ट्स हैं। सबको अपने अपने अहम छोड़ने होंगे। केवल कांग्रेस अपना अहम छोड़ दे, कांग्रेस केवल वहम भी है क्या थोड़ा कांग्रेस को? लगने लगा भारत जोड़ो के बाद मजबूत हो गए, राहुल गांधी फ्रंटलाइन लीडर बनने चाहिए, ये वहम भी है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस की वैसी मजबूत स्थिति नहीं है जो पहले थी यूपीए 1 और यूपीए 2 में। इस बात का कांग्रेस को भी अंदाजा है। लेकिन त्यागी साहब ने भी कहा कि भी सभी को आपस में साथ मिलकर चलना हो, और उसका जो शुभ घड़ी है, उसका जो मुहूर्त है, वो आ चुका है। भाई जो अभी 3 प्रवक्ता बैठे हैं, वरिष्ठ त्यागी जी बैठे हैं, त्यागी जी तो कॉन्फिडेंट है। त्यागी जी कॉन्फिडेंट इसलिए है बिकॉज इन्होंने इतिहास देखा है और खुद उसका हिस्सा रहे, चाहे थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट है, चाहे जनता पार्टी है, चाहे जो भी है। लेकिन अब एक बात बताइए, आपके बगैर नेशनल पार्टी के जब भी बात बनी है तो वो बन नहीं पाई है। और नेशनल पार्टी जब मैं कह रहा हूँ तो विपक्ष के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस के खिलाफ अभी जो 2 प्रवक्ता बैठे उन्होंने क्या क्या कहा है सब जनता ने सुना है। उन्होंने कांग्रेस हमारी गर्दन पे बैठ के जूता रख के तो हम पार नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो झुकना होगा। मतलब आप ये समझिए एकता कैसी होगी। सबसे बड़ी एकता की दिक्कत है कांग्रेस की अपनी मजबूरी। कांग्रेस ने 70 साल 60 साल राज किया है और ये पार्टियां उन्हीं का वोट लेके पैदा हुई हैं, चाहे ममता दीदी है, चाहे लालू यादव है, चाहे और बाकी लोग हैं, अखिलेश यादव है। इसलिए ये है कि कांग्रेस अपना रिवाइवल चाहती है। और जो छत्रप बैठे हैं, मान लो अखिलेश बाबू है, वो कांग्रेस को क्यों सीटें देंगे, क्यों जिंदा होने देंगे यूपी में। उस लड़ाई का समाधान इनके पास जाने अनजाने में और समझदारी के बावजूद भी नहीं है। कांग्रेस क्यों झुकेगी, सवाल इस बात का है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने और छत्रप क्यों झुकेंगे, फिर छत्रप भी क्यों झुकेंगे अगर कांग्रेस नहीं झुकेगी तो। और हम कह रहे हैं कि छत्रपों ने और इन्होंने सबने हार मान ली कि भैया एक ही रास्ता है, इकट्ठे हो जाओ तब कोई बात होगी। तो जब आप पहले ही हार मान ले, इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है कि हम अपना एजेंडा लाएंगे और जीतेंगे। वैसे आज थोड़े खुश होंगे आप, ए के वाजपेयी वो घटकों की फेहरिस्त गिनवा रहे थे कि 15 सहयोगी दल हैं, शहजाद पूनावाला, आपकी पार्टी को भी जोड़ लिया। अभी आप एनडीए का हिस्सा है नहीं, हनुमान बने घूमते हैं, पर हनुमान को आधिकारिक तौर पर मान लिया कि नहीं है तो हमारे ही। अरे संदीप जी, वो उनकी बड़प्पन है कि वो आपको अपना मानते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन कोई बैगर वाला मामला नहीं है। राजनीतिक पार्टी जो होती है अपने आप में सक्षम होती है, लेकिन आप आपस में मान सम्मान है, आपस में एडजस्टमेंट होगा, ये बहुत बड़ी बात। सवाल मौसम विज्ञान भी, मौसम विज्ञान आजकल हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। मौसम विज्ञान देखो, राजनीति में अगर आपका विजन नहीं होगा, आपकी दूरदृष्टि नहीं होगी तो राजनीति क्या करोगे। देश की जनता का भला जब ही कर पाओगे जब आपको अगले 10 साल का पता हो कि गरीबों के लिए कौन सी पॉलिसी लानी है, मकान कितने बना के देने हैं। मतलब पहले आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके पास वो विजन होना चाहिए, आपके पास दूरदृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, और वो विपक्षी खेमे में नहीं दिखती। विपक्षी एकता होगी। प्रधानमंत्री का चुनाव जब प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाएगा उसके बाद तय होगा, और सभी पार्टियां अपने जो संभावित खतरे हैं लोकतंत्र के और डॉट जिसका मेरे नौजवान साथी साजन ने जिक्र किया, एक मुद्दे पर सब इकट्ठे होंगे। और हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, बिल्कुल ठीक कहा जो आलोक जी ने, उनके हर एक मुंह के पीछे कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। तभी वो केजरीवाल जी से मिले हैं, तभी ममता जी से मिले हैं, और तो आज मतलब विपक्षी एकता होकर रहेगी। केसी त्यागी जी कभी कभी प्रिजनर ऑफ द पास्ट ज़्यादा बन जाते हैं, इतिहास के कैदी। उनको भी ये पता है कि अगर इतिहास की उदाहरण उठाओ तो सारे अरेंजमेंट्स में एक पैन नेशनल लीडर था, चाहे वो उस समय पर जेपी थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज के समय पर इनमें से कौन है पैन नेशनल लीडर? माफ़ कीजिएगा, जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेता भी 2014 में हमारे बिना लड़े तो एक सीट नहीं ला पाए, और फिर हमारे साथ 2019 में लड़े तो लोकसभा में कितनी सीटें आई। ये इतिहास नहीं, ये वर्तमान का ज्ञान है। हो सकता है प्रिजनर ऑफ द पास्ट को कभी कभी वर्तमान की स्थिति देखनी होगी। भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के लिए बिखरे विपक्ष को एकजुट करने निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अगर देखा जाए तो अभी कई बड़ी चुनौतियां होंगी। देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में अभी तक जो भी गठबंधन हुए हैं उसका अनुभव ठीक नहीं रहा है। इन स्थितियों में सपा के साथ बसपा और कांग्रेस को साथ ला पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के पूर्व के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। सपा वर्ष 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, मगर सपा के 47 और कांग्रेस के मात्र 6 सीट ही मिली। यह गठबंधन 2019 तक लोकसभा चुनाव आते आते टूट गया।
सपा ने बसपा की तरफ हाथ बढ़ाया और मायावती स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भूलते हुए तैयार हो गई। अब दावा किया जा रहा था कि एसपी, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को साथ आने पर गठबंधन कई गुल खिलाएगा, लेकिन मात्र 15 सीटें मिली। सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें मिली। मायावती ने यह आरोप लगाते हुए दोस्ती तोड़ दी कि सपा का वोट बैंक बसपा में ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि उसका हो गया। यूपी में कांग्रेस की हालत काफी पतली है। बसपा भी पिछले कई चुनाव से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। नीतीश कुमार द्वारा तीसरे मोर्चे के लिए कवायद शुरू करते समय ही मायावती यह साफ कर चुकी है कि वह लोकसभा चुनाव में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। नीतीश के अखिलेश के करीब 1.25 घंटे तक बैठक पार्टी कार्यालय में चली। सूत्रों का कहना है कि इस गठबंधन के आकार पर चर्चा हुई। इसका आकार क्या होगा और इसमें किसे साथ जोड़ना है, यह बात बताया जा रहा है कि दिल्ली में सभी नेता मिलेंगे और गठबंधन के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।